हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। हम इसके सारे चैप्टर्स कर रहे हैं वर्ड टू वर्ड। अब तक इसके 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमने स्टार्ट कर रखा है अपना 8th चैप्टर फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 18 तक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज देखते हैं अपना आर्टिकल 19 ये क्या कहता है। अब आर्टिकल 18 से पहले तो ये था कि इक्वालिटी के लिए प्रोविजंस थे। अब प्रोविजन स्टार्ट हो रहे हैं अपने फ्रीडम के रिगार्डिंग। तो राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर पहला आर्टिकल अपना आता है आर्टिकल 19, जो प्रोटेक्ट करता है 6 राइट्स को। अब वो 6 राइट्स कौन कौन से हैं वो एक एक बार हम पढ़ते जाएंगे और उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला राइट जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट 6 राइट्स के अंदर आता है आर्टिकल 19 के अंदर, तो वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब कि हम जो चाहते हैं, जो हमारे ओपिनियंस हैं, उनको स्पीच के थ्रू या फिर किसी तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक्सप्रेशन का मीडिया कोई भी हो सकता है, या तो हम उसको स्पीच मतलब बोल के कर रहे हैं या फिर किसी प्रिंटिंग के थ्रू कर रहे हैं, कुछ और तरीका है। मान लो इंटरनेट पे कुछ शेयर करके कर रहे हैं, कोई भी तरीका हो सकता है कि हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट के अंदर कवर होता है, ठीक है। तो और राइट्स हैं, ये बारी बारी पढ़ते जाएंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यही देखते हैं और क्या है इसके अंदर। ओरिजिनली तो अब तो हम कह रहे हैं ना 6 राइट हैं आर्टिकल 19 के अंदर, पर शुरू में 7 राइट्स थे जिसमें प्रॉपर्टी का भी राइट था, तो वो हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के अंदर। और जो ये 6 राइट अपने को मिल रखे हैं, ये हैं अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है। यूं नहीं कि मान लो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की किसी पर्सन के ऊपर पर्सनली कुछ बोल रहे हैं तो फिर वो कर सकते हैं, तो उसके लिए तो वो अपने पास राइट नहीं है ना। मान लो अगले के लिए कुछ डिफेमेशन का केस डाल देगा कि उसकी मानहानि वगैरह हो रही है, तो ये जो अवेलेबल है ओनली स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल है आर्टिकल 19 के अंदर। जो भी अपने को 6 राइट मिले हैं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट के एक्शन के अगेंस्ट अपने को अवेलेबल नहीं है। और जो ये भी है, ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, ना कि किसी मान लो किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, या फिर फॉरेनर्स हैं उनको, या फिर कोई लीगल पर्सन या कंपनीज कॉरपोरेट, इस तरीके की चीजें हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अवेलेबल नहीं है, ये है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो ये देख लिया हमने कि किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, तो वो देखा स्टेट्स के एक्शन एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल है, और किन किन को अवेलेबल है, तो ओनली सिटीजन्स को ये राइट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं, इनके ऊपर जितने भी ये 6 राइट्स हैं, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। यूं नहीं है ये एब्सोल्यूट है, क्वालिफाइड है। इनके ऊपर जहां पे भी जरूरत हो, जहां पे भी रीजनेबल लग रहा हो रिस्ट्रिक्शंस लगाना, वहां पे स्टेट क्या कर सकता है, इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अब इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो लगा दी, पर किन के बेस पे कहाँ लिखा है, तो वो खुद आर्टिकल 19 के अंदर, जैसे जैसे हम अलग अलग से ये राइट्स पढ़ेंगे ना, तो उनके अंदर साथ में बताते जाएंगे कि इस जो भी ये राइट है अपना मान लो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये राइट के साथ साथ क्या इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, किन ग्राउंड के बेस पे हम इन पे रिस्ट्रिक्शन, इस राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर जहां आर्टिकल 19 एक तरफ से अपने को राइट देता है कि तुम्हारे पास राइट है कि फ्रीली तुम स्पीच कुछ भी बोल सकते हो या फिर एक्सप्रेस कर सकते हो, उसी के साथ साथ आर्टिकल 19 खुद रिस्ट्रिक्शंस के लिए भी ग्राउंड्स बताता है कि किन ग्राउंड्स पे तुम्हारी जो ये राइट टू फ्री स्पीच या फिर और दूसरे राइट्स मिले हैं, इनको रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में पूरे के पूरे 19 आर्टिकल के बारे में कुछ स्पेशल बातें थी कि कब अप्लाई होगा, किन पे अप्लाई होगा, किन के एक्शंस के अगेंस्ट होगा, और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस के केसेस इस पे हो सकते हैं, वो देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं वन बाय वन। पहला बोल रहा है 6 राइट है ना, तो पहला राइट हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि हर एक सिटीजन है, वो अपने जो भी व्यूज हो, ओपिनियन हो, कुछ भी उसका बिलीफ हो सकता है, कन्विक्शन हो सकता है, उसको किसी तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकता है। अब एक्सप्रेशन के मीडियम अलग अलग हो सकते हैं। मान लो उसने बाय वर्ड ऑफ माउथ मतलब बोल के कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, कुछ लिख के कर रहा है, प्रिंट करके, किसी पिक्चर ड्रॉ करके, या फिर किसी और तरीके से अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है। ये फ्रीडम मिलती है अपने को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, आर्टिकल 19 के अंडर, ठीक है।
अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने ना कई अलग अलग व्यूज निकाले, अलग अलग पॉइंट्स की ये तुम्हारे फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर ही इंक्लूड होंगे, तो वो भी देख लेते हैं एक बार, जरूरी है। कई बार ना क्वेश्चन में यूं डाल देता है कि चार ऑप्शन डाल दिए कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी, तो इसके लिए एक बार देख लेते हैं। तो पहला बोल रहा है राइट टू प्रोपगेट वंस व्यूज, कि मान लो किसी का भी ओपिनियन है तो उसके लिए डायरेक्टली हमने बोल दिया ना फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, की वो बोल के या फिर किसी तरीके से अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है। अब एक्सप्रेस कर सकता है और उनको फैला भी सकता है, प्रोपेगेट भी कर सकता है। मान लो उसकी कन्विक्शन है, उसका बिलीफ है किसी चीज में, तो वो एक्सप्रेस भी कर सकता है, उनको प्रोपेगेट भी कर सकता है। इसी के साथ है फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, की अपने व्यूज को फैला सकता है उसको अगर सही लग रहे हैं तो, ठीक है। अब इनके साथ साथ वही रहेगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, वो किन ग्राउंड्स पे और कैसे रहेंगी वो देखेंगे आगे। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस का रोल क्यों है? एक तरीके से जैसे हम क्या कह रहे थे कि किसी के व्यूज को एक्सप्रेस करना है, मेन वही है कि फ्रीली अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो स्पीच भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा ना, स्पीच की बोल के हम उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस में क्या होता है, यहाँ पे तो क्या कर रहे थे पहले, राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यूज, कि अपने व्यूज को प्रोपेगेट कर रहे हैं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। प्रेस का क्या काम होता है कि क्वेश्चन करना, तो ये क्या कर रहे हैं, किसी और के बिहाफ पे किसी और के व्यूज को खुद एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब किसी के व्यूज को कोई और भी एक्सप्रेस कर सकता है, ये नहीं सिर्फ किसी के व्यूज को वो खुद ही एक्सप्रेस कर सकता है, यही उसके पास फ्रीडम है, यही उसके पास राइट है। कोई और भी किसी और के बिहाफ पे अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये एग्जांपल हमने देखा कि इसके केस में अप्लाई होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि प्रेस के पास ये आजादी है किसी और के व्यूज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। आगे फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, मतलब उनको लगता है कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई और न्यूज है तो उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, कि एक्चुअली है तो वो उसका व्यूज ओपिनियन, ठीक है। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, मतलब कुछ बोल रहा है तो फिर उसके राइट में भी उसके अगेंस्ट में भी वो टैपिंग नहीं होनी चाहिए, ये भी उसका एक राइट है। और राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि राइट टू टेलीकास्ट, टेलीकास्ट में भी कर क्या रहे हैं, एक्चुअली अपने व्यूज को, जो भी उनके ओपिनियन है उनको ही तो एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो फिर सबके पास ये फ्रीडम है कि वो टेलीकास्ट कर सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के पास ये मोनोपोली नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसके थ्रू ये व्यूज एक्सप्रेस हो रहे हैं उसके ऊपर मोनोपोली बना के बैठ जाए। सबके पास ये राइट है कि वो अपने व्यूज को टेलीकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। राइट अगेंस्ट बंद, जो भी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन ये बंद बुला लेते हैं इनके अगेंस्ट में भी राइट है, क्योंकि व्यूज क्या है, मतलब अपने व्यूज फ्रीली एक्सप्रेस करना है ना वहां पे भी। तो आगे क्या, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, नो ये तो कह रहा है राइट टू नो। और हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो स्पीच और एक्सप्रेशन में नो, किसी चीज के बारे में जानना, जानने के राइट को क्यों कवर करा है? देखो उसका एक रीजन है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम किसी भी चीज के बारे में अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है, ये राइट है अपने पास। पर हम अपने व्यूज एक्सप्रेस कर कब पाएंगे, जब अपने पास इंफॉर्मेशन होगी किसी चीज की। मान लो गवर्नमेंट की कोई एक्टिविटी है, उसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन और ट्रू इंफॉर्मेशन अपने पास होगी, तभी तो हम उस गवर्नमेंट एक्टिविटी या फिर गवर्नमेंट लॉ बोल लो, लेजिस्लेचर बोल लो, उसकी अगर इंफॉर्मेशन है तभी तो उसको हम क्रिटिसाइज कर पाएंगे ना, या फिर उसके बारे में कुछ भी अपने व्यूज ओपिनियन दे पाएंगे। तो इसीलिए राइट टू नो, इसको भी जानने के अधिकार को भी किसके अंदर डाल दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, जैसे बोलने एक्सप्रेस करने की अपनी आजादी है, फ्रीडम है, तो फिर ऐसे चुप रहना भी इसी के अंदर कवर होगा, वो भी एक तरीके का एक्सप्रेशन होगा ना। मान लो किसी चीज के बारे में हम नहीं बोलना चाह रहे, अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे, तो वो साइलेंस एक मीडियम हो गया उस चीज को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर भी क्या कर रहे हैं, किसी और के व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और राइट टू डेमोन्स्ट्रेट और पिकेटिंग, बट नॉट द राइट ऑफ स्ट्राइक, की डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं पर यूं नहीं है, मान लो किसी कंपनी में कुछ काम चल रहा है तो जाके वहां पे जबरदस्ती स्ट्राइक वगैरह करवा दो, इस तरीके के एक्सप्रेशंस दो।
ठीक है। और राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, कि सबके पास, सभी सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो नेशनल फ्लैग को फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर नेशनल फ्लैग को फ्लाई कर रहा तो किसी ना किसी तरीके का अपना एक्सप्रेशन दे रहा है ना, कि पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, इस तरीके की चीजों को शो कर रहा है, तो एक्सप्रेस ही तो करना तो हुआ अपने ओपिनियंस का। तो ये भी एक राइट है। अब राइट ऑफ वोटर्स टू नो द एंटीसीडेंट ऑफ कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शंस, देखो थोड़ा सा अलग लग रहा है ये भी, कि एक तरफ बात कर रहे हैं कि बोल लो तुम, स्पीच और एक्सप्रेशन की आजादी है, पर ये कहाँ से आ गया कि कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में बताना। ये इसलिए जरूरी है, मान लो हम कहीं पे वोटिंग, वोटर्स का जिक्र कर रखा है ना इसने, वोटिंग डाल के आ रहे हैं, तो वहां पे भी क्या कर रहे हैं, हम अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस ही तो करके आ रहे हैं कि ठीक है ये रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, मान लो एमपीज एमएलए के लिए इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पे वोटर्स जाके वोट डालते हैं, तो वो जो एमपी एमएलए को हम क्या एक रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज रहे हैं ना अपना। अगर अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज रहे हैं, मान लो 10 कैंडिडेट, उनमें से एक भेजना है, तो उनके बारे में पता होना चाहिए ना, उन कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी तो अपने को यूं पता चलेगा ना कि कौन सा सही रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है उनके लिए, वोटर्स के लिए, कौन सा इनमें कौन सा कैंडिडेट उनके इश्यूज को, जो इनके जेन्युइन इश्यूज हैं, उनको ले जाके आगे रिप्रेजेंट करेगा, वो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर पार्लियामेंट हो। तो उसके बारे में जब पता होगा तभी तो वो उधर वोट डालेंगे ना, मतलब अपना ओपिनियन उनको बताएंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि राइट वोटर्स के पास ये राइट है कि वो जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके बारे में इनके पास इंफॉर्मेशन हो। तो इसीलिए इस चीज को भी फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कैटेगरी में डाला है, कि एक्सप्रेस तभी करेंगे जब उनको पता हो कि कौन सा कैंडिडेट उनके लिए एक बेनिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। ठीक है। राइट टू चूज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट अ स्टेज ऑफ प्राइमरी स्कूल, कि प्राइमरी स्कूल में भी किस तरीके की इंस्ट्रक्शंस वो लेना चाहते हैं, किस तरीके से अपने व्यूज डालना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसकी भी एक आजादी है इसी के अंदर। राइट टू एक्सप्रेस जेंडर आइडेंटिटी, तो वो भी एक्सप्रेस करना ही होगा ना, कि वो अगर बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करें, ये भी उनका एक राइट है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। ठीक है। राइट टू रिप्लाई, ये कहता है राइट टू आंसर द क्रिटिसिज्म, मतलब हम अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो वो क्या हुआ, किसी तरीके से मान लो किसी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज, गवर्नमेंट लॉ है, उसको क्रिटिसाइज करना है, फिर उसके बारे में कुछ बोलना है, तो हुआ तो वह एक्चुअल में फिर से क्या, घुमा फिरा के वह एक्सप्रेशन ही हुआ। तो उस चीज में भी हम रिप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपना एक्सप्रेशन उस कैटेगरी में दे सकते हैं। आगे कह रहा है राइट टू पोस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो ऑन द इंटरनेट सोशल मीडिया, कि फ्रीली तुम इंफॉर्मेशन या फिर कोई वीडियो अगर सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहते हो, पोस्ट करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि वो भी क्या अल्टीमेटली कोई एक्सप्रेशन का वो हो गया ना, मीडियम हो गया, कि एक तो हम नॉर्मली बोल के या प्रिंट करके कुछ इस तरीके से अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपने व्यूज को सोशल मीडिया के थ्रू फैला रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं एक्चुअली, वो एक्सप्रेशन ही तो कर रहे हैं अपने व्यूज का। तो राइट ऑफ फिल्म मेकर्स, ये फिल्म मेकर के पास राइट होता है कि वो अपनी फिल्म को एग्जिबिट कर सके, मतलब लोगों के आगे दिखा सके, वो भी क्या है, उनके जो व्यूज थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ अपनी फिल्म वगैरह रेडी करी, और मतलब कुछ कंटेंट रेडी करा और वो रिप्रेजेंट कर दिया, वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये भी एक राइट हो गया। और आता है राइट टू एक्सेस द इंटरनेट, कि इंटरनेट की एक्सेस का भी राइट इसी के अंदर है, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि ओवरऑल हम कर क्या रहे हैं इंटरनेट पे, इंफॉर्मेशन का ही तो एक्सेस ले रहे हैं, अगर इंफॉर्मेशन का एक्सेस होगा और उसको हम फिर स्प्रेड कर पाएंगे। ठीक है। तो ये सब चीजें, ये सारे राइट्स सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वन बाय वन डाल रखे हैं, कि ये सब चीजें भी इंक्लूड होंगी किसके अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है। ये चीजें थी। अब यूं तो देख लिया कि क्या क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है, कुछ फिर हमने शुरू में ही जिक्र करा था ना, कि जितने भी हम 6 राइट्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट अंडर आर्टिकल 19, इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, अब इसके ऊपर देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या, मतलब किन चीजों के बारे में आप अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, या फिर किस तरीके की चीजें आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। देखो
वो कुछ ग्राउंड्स बोले गए हैं कि किन ग्राउंड्स पे तुम्हारे ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, किस तुम्हारी इस राइट पे, स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। तो वो ग्राउंड कौन कौन से हैं? मान लो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि मान लो इंटीग्रिटी को किसी ने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया जो कि इंडिया की इंटीग्रिटी है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। मान लो कोई कह रहा है कि ना, कोई एक्सप्रेशन ऐसा दे रहा है कि जम्मू कश्मीर का इशू चल रहा है, कि जम्मू कश्मीर को ना इंडिया से तोड़ के एक अलग कंट्री बना दो, ये डिमांड कर रहा है, कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहा है अपने स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर। तो फिर वो क्या हो गया, एक पूरी की पूरी इंटीग्रिटी, इंडिया की जो अखंडता है, इंटीग्रिटी, उसको तोड़ने का काम कर रहा है ना। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है। ठीक है। और किस तरीके की, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मान लो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को किसी तरीके का खतरा पहुंचा रहा है कोई एक्सप्रेशन, तो उसको रोका जा सकता है। मान लो फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, किसी कंट्री के साथ मान लो अपने वो फ्रेंडली फ्रेंडली रिलेशंस हैं और उनको खराब कर रहा है। मान लो कोई झूठी अफवाह फैला रहा है कि ना कोई कंट्री अपने इंडिया के ऊपर कब्जा करने जा रही है, कंट्रोल करने जा रही है, और ये न्यूज में ज्यादा चल रहा है, और जिसके कारण उस कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशंस थोड़े खराब हो रहे हैं, वो अगेंस्ट हो रही है इंडिया के। तो फिर इस तरीके के एक्सप्रेशंस को भी रोका जा सकता है ना, कि जो किसी फॉरेन स्टेट के साथ इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस को खराब करने का काम करे, तो उनको भी रोका जा सकता। आगे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ये देख लिया। और क्या था, पब्लिक ऑर्डर, की कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं जो पब्लिक ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। डिसेंसी और मोरालिटी, कुछ सोसाइटी के अंदर एक डिसेंसी और मोरालिटी को खराब करने का काम करे। मान लो कोई ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहा है किसी एक्सप्रेशन के थ्रू कि वुमेन डिग्निटी है, उसको ठेस पहुंचा रहा है, उसको और डेरोगेट कर रहा है। तो इस तरीके के क्या कर सकते हैं, इस तरीके के एक्सप्रेशंस को भी रोका जा सकता है। कुछ मोरालिटी के खिलाफ हो, मतलब कुछ ना कुछ अश्लील, कुछ अजीब कंटेंट फैला रहा है, तो उसको भी रोका जा सकता है। और क्या कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। तो सिविल के अंदर क्या आ जाएगा, सिविल के अंदर तो सिर्फ इतना आएगा कि मान लो कि कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दे रखा हो, कुछ अंडरटेकिंग दे रखी है, अंडरटेकिंग मतलब कुछ प्रोमिस वगैरह कर रखा है कोर्ट के आगे कि इतने टाइम में हम ये काम कर देंगे, और उस काम को वो नहीं कर रहा है। तो अगर इस तरीके की चीजें कर रहा है, कोर्ट की जो भी ऑर्डर्स है उनको नहीं मान रहा है, तो वो आ जाएगा सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर। तो ऐसा भी नहीं कर सकते। एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसमें क्या हो सकता है कि मान लो कोर्ट की निंदा कर दी, कोर्ट की कंटेम्प्ट कर दी, या फिर कोई जज है, जज के अगेंस्ट कुछ निंदा कर दी, या फिर उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की। या फिर जो रूटीन चल रहा है कोर्ट के कामकाज का, उसमें हम बाधा डाल रहे हैं, तो कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो उन सबको हम डाल सकते हैं क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर। ठीक है। ये अलग अलग कवर कर रखी है। आर्टिकल 129 में तो सुप्रीम कोर्ट के लिए है कि कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट के अगेंस्ट है कि हाई कोर्ट के अगेंस्ट हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और एक प्रॉपर एक्ट भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ठीक है। तो ये सब चीजें भी हम नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते अपने फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू। ठीक है। कुछ इस तरीके की चीजें कि ईमानदारी से कर दी, मान लो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोई आलोचना कर दी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। ठीक है। वो अलग अलग केस टू केस डिपेंड करता है। डिफेमेशन, किसी इंसान को डिफेम कर दिया, कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा एक्सप्रेस कर दिया जो किसी दूसरे इंसान को डिफेम कर रहा है, तो उस पे भी रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं उस एक्सप्रेशन पे। और उकसा दिया किसी को कुछ ऑफेंस करने के लिए, तो फिर वो उस एक्सप्रेशन को भी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ग्राउंड्स हमने देखे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के ऊपर, अपने किसके ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है। तो ये अलग अलग कितने हो गए, एक बार ये हम देख लेते हैं कौन कौन से हुए। हमने अलग अलग देखा, एक तो क्या क्या ग्राउंड्स थे, सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के बेस पे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के बेस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, और
और फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, इसके बेस पे लगा सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर खराब कर रहा है कोई एक्सप्रेशन तो उस पे लग सकता है। और डिसेंसी और मोरालिटी को खराब कर रहा है तो भी क्या लग सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं हम फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट के ऊपर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, डिफेमेशन कर रहा है, फिर किसी ऑफेंस को करने के लिए किसी को उकसा रहा है या फिर इंसाइटमेंट कर रहा है, तो फिर इन सभी ग्राउंड्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस तो इसी केस में दे रखे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। जो बाकी के राइट्स बच गए ना, उनमें किसी में 2 रिस्ट्रिक्शन है, 2 ग्राउंड है, किसी में 3 ग्राउंड, कुछ ऐसे बेसिस दे रखे हैं। ठीक है, तो ये अपना कवर हो गया, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक राइट हो गया, 6 राइट थे ना, बारी बारी करते हैं हम टर्न बाय टर्न। तो सेकंड क्या है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो ये भी अपने को आर्टिकल 19 के अंदर राइट मिल रखा है कि हम पीसफुली कहीं पे अगर कुछ पीपल इकट्ठा होना चाहते हैं तो वो इकट्ठा हो सकते हैं, वो असेंबल हो सकते हैं। पर क्या है कि वो विदाउट आर्म, पीसेबली, एक शांति से एक उधर इकट्ठा होएंगे और किसी तरीके का वॉयलेंस नहीं फैलाएंगे, और विदाउट आर्म्स, हथियार लेके वहां पे नहीं खड़े होंगे। तो इन सब एक पीसेबली और विदाउट आर्म्स, ये 2 कंडीशंस के साथ अगर कोई भी सिटीजन अगर कहीं पे असेंबल होना चाहता है तो वो आराम से असेंबल हो सकता है, उसका ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, इसके अंदर मान लो मीटिंग्स कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकता है, ये सब चीजें कर सकता है। और क्या होता है, फ्रीडम कैन एक्सप्रेस ओनली ऑन पब्लिक लैंड। मान लो किसी को असेंबल होना है तो यूं तो नहीं है ना किसी के घर पे जाके जबरदस्ती जाके उधर असेंबल हो रहे हैं, तो फिर ये जो असेंबली होती है ये पब्लिक लैंड पे करी जा सकती है। और उनके लिए भी रीजन वही रहेंगे कि एक तो कंडीशंस वही रहेंगे कि एक तो पीसेबल होनी चाहिए, शांति से करो, और दूसरा अनार्म्ड होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई हथियार उनके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्रोविजन किस चीज को, अगर मान लो वोयलेशन फैला रहे हो, वोयलेंट या फिर डिसऑर्डर फैला रहे हो, किसी तरीके के दंगे फसाद कर रहे हो, तो उन चीजों को ये राइट कवर नहीं करेगा कि तुम ये सब चीजें करके और फिर अपना असेंबली कर रहे हो। ठीक है, और राइट टू स्ट्राइक, क्योंकि कहीं पे स्ट्राइक करने के अधिकार को, राइट को भी ये अपने अंदर नहीं डालता है फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंदर। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमने देखा था ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तो हर एक जितने भी ये 6 राइट दे रखे हैं इनके अंदर सबके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो इसके लिए 2 ग्राउंड दे रखे हैं, और ग्राउंड्स भी किन ग्राउंड्स पे लगेगी, ये खुद जहां पे आर्टिकल 19 के अंदर ही इंक्लूड है, इनके अलावा कोई और ग्राउंड नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए 2 ग्राउंड दे रखे हैं कि जहां पे अगर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, असेंबली बनाई है, किस, और वो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को किसी तरीके का डेंजर पहुंचा सकते हैं, पहुंचा रहे हैं, तो फिर उस असेंबली पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। और दूसरा, किसी तरीके के पब्लिक ऑर्डर को खराब कर रहे हैं तो फिर तो भी उस असेंबली पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। ठीक है, मान लो कोई असेंबली कर रहा है कि जम्मू कश्मीर को अलग स्टेट बनाओ, इसलिए इकट्ठे हो रखे हैं, या फिर अगले में भी देखेंगे उस पे भी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की, किसी तरीके की एसोसिएशन बनाता है कि मान लो जम्मू कश्मीर स्टेट को ना अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, तो फिर उस तरीके की असेंबली या फिर उस तरीके की एसोसिएशंस, इन पे भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। ठीक है, तो ये दे रखा है। और क्या था, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें वही था कि किसी तरीके, मान लो मीटिंग तो कर रहे हैं, अब उनको प्रॉपर चलाना है, कुछ कोई कॉमन गोल है, उसको अगर आगे प्रोपगेट करना, तो किसी तरीके का एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस तो चाहिए ना, तो वो एसोसिएशन बना सकते हैं, उसके अलग अलग फॉर्म हो सकती हैं, यूनियन हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें अलाउड हैं, और वो फंडामेंटल राइट के अंदर है, आर्टिकल 19 के अंदर। ठीक है, तो मेन वही है कि कोई एक कॉमन गोल है, उसको आगे प्रोपगेट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए एसोसिएशन बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। ठीक है, उनके जैसे ही कोज होंगे, उनके कॉमन कोज, उसी के अकॉर्डिंग उसके नाम हो जाएंगे। जैसे यूनियन है, मान लो कई सारे ग्रुप हैं, मान लो ट्रेड यूनियन है, तो फिर उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ट्रेड यूनियन वाले अपनी ग्रुप वालों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें हम क्या देखते हैं कि अलग अलग ग्रुप हैं, तो किसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को वो कंबाइन होके परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये एक्टिविटी होगी।
तो अलग-अलग चीज़ें क्या-क्या आ सकती हैं इसके अंदर? मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, उसमें भी है तो यही ना कि कॉमन गोल है, किसी तरीके की एक मेंटालिटी, ओपिनियन है, उसको स्प्रेड करना है। तो फिर पॉलिटिकल पार्टी ये भी एक एसोसिएशन हो गया, तो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। मान लो कोई कंपनी बनानी है, तो उसके लिए क्या है, इकोनॉमिक कॉज़ है कि किसी तरीके की प्रोडक्शन करनी है और वहाँ पे मार्केटिंग और सेलिंग करनी है, ठीक है? और किसी तरीके का कोई और फॉर्म बनाना है, सोसाइटी बनानी है, क्लब्स या ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, ये हर तरीके की बॉडी को अपने अंदर इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फिर रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि देखा है हर जो भी राइट दे रखे हैं उनके साथ कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो ग्राउंड्स कहाँ पे हैं, इन्हीं आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर ही दे रखे हैं। तो फिर इसके अंदर क्या क्या लग सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में? वही दे रखे हैं कि ये तो मेन है, सब में देखते हैं हम कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि किसी तरीके से अगर सोवरेनिटी या फिर इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे कोई अगर डेंजर डाल रहा है, तो उस तरीके की, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो या फिर असेंबली हो, एसोसिएशन हो, उन सब तरीके की चीजों को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ग्राउंड क्या दे रखा है, जैसे पब्लिक ऑर्डर को खराब कर रहा है या फिर मोरालिटी, पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट है, तो फिर इन सब असेंबलीज, एसोसिएशन, इन सब को भी रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है, ठीक है। इसका खुद ही इसके अंदर ही दे रखा है ना ग्राउंड। और क्या कह रहा है कि इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ सब सिटीजन्स को लिबर्टी है कि वो किसी तरीके का भी एसोसिएशन, यूनियन अपना बना सकते हैं, अगर लॉफुल ऑब्जेक्टिव है उसको परस्यू करना है तो, ठीक है। मतलब, पर इसके साथ साथ एक बात और बोल रहे हैं ये, कि पहले दिए राइट, कौन कौन से राइट्स मतलब क्या कर सकते हैं, उसके बाद दिए कि क्या क्या इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है। पर उसके बाद कह रहा, मान लो तुमने ये एसोसिएशन बना तो ली, बनाने का राइट और उसको कंटिन्यू करने का राइट, ये दोनों तो आते हैं अपने फंडामेंटल राइट के अंदर, कि ठीक है तुम एसोसिएशन बनाओ और उसको कंटिन्यू करो, पर उसको रिकॉग्निशन मिले, वो इस अंदर के फंडामेंटल राइट के अंदर एक राइट नहीं बना रखा है। तो अगला राइट आता है अपना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। ये देख चुके हम कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देख चुके, इसके अंदर क्या क्या आता है, और राइट टू असेंबल पीसफुली, असेंबल का भी देख चुके, और उसके बाद एसोसिएशन बनाने के लिए भी फ्रीडम है, ये तीनों देख चुके। अगला है अब एसोसिएशन वगैरह बना के राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि कहीं पे अगर कंट्री के किसी भी पार्ट में अगर हम जाना चाहते हैं तो वो अपने को फंडामेंटल राइट के अंदर अपने को राइट दे रखा है कि फ्रीली मूव कर सकते हो जहां पे भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसके अंदर। ये किस लिए दिया गया है, ये राइट इसलिए दिया गया है कि इंडिया को यूं ना सोचा जाए अलग अलग, कि एक स्टेट है, दूसरा स्टेट है, तीसरा स्टेट है, उसको स्टेट की या फिर कुछ पर्टिकुलर टेरिटरी के तौर पे ना देखा जाए, उसको देखा जाए पूरा का पूरा एक इंडिया, एक होल टेरिटरी, एक पूरी की पूरी एक यूनिट के की तरह। तो इसलिए ये अपने को फ्रीडम मिली है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, की किसी जगह पे भी अगर जाना चाहो तो वो वहां पे फ्री है, ठीक है। एक नेशनलिस्टिक फीलिंग को प्रमोट करने के लिए ये सब चीजें करी गई है। नेशनलिस्टिक फीलिंग मतलब कि एक कॉमनहुड की फीलिंग पूरी इंडिया के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर एक यूनिट की तरह। तो ये तो देख लिया कि कहीं पे भी जाने की फ्रीडम है। अगला फिर वही देख रहे हैं कि ग्राउंड्स जिनके ऊपर हम इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो क्या ग्राउंड्स है, इसके अंदर दो ग्राउंड दिए गए। एक तो कब इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के अगेंस्ट हो, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड कास्ट। मान लो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, किस तरीके से कि कहीं पे कर्फ्यू लग रहा है और वहां पे डिमांड कर रहे हैं कि वहां पे जाके कर्फ्यू वाली जगह पे जाना है, वहां पे मूवमेंट करनी है, तो ये तो जनरल पब्लिक के अगेंस्ट हो गया ना, उन्हीं के वो हो गया, उन्हीं की सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो गया। तो इन तरीके की, इस तरीके की मूवमेंट पे भी रोक लग सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। और दूसरा क्या हो सकता है कि आउटसाइडर्स, जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब के एरियाज हैं, वहां पे जाने से रोका जा सकता है। ये किस लिए करा जाता है, क्योंकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है पर्टिकुलर किसी लोकेशन के, जो उनका डिस्टिंक्टिव कल्चर है, लैंग्वेज, कस्टम, या फिर किसी तरीके का उनका वोकेशन है, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज को किसी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन ना झेलना पड़े, तो इन सब चीजों के लिए उन पर्टिकुलर लोकेशंस को
रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि वहां पे मूवमेंट नहीं होगा। और इसी चीज को हम आगे भी देखेंगे। ये तो मूवमेंट का जिक्र था कि ट्राइबल एरियाज में मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। और राइट टू रिसाइड में भी हम यही देखेंगे कि रिसाइड करना एक तो होता है मतलब वहां पे सिर्फ जाना और वहां पे रुकना। ठीक है, ये दो चीजें कवर करेंगे। तो ये सब राइट टू रिसाइड में भी फ्रीडम, वहां पे जाके रहने की भी फ्रीडम नहीं है ट्राइबल एरियाज में। उनका रीजन भी वही है कि जो भी उनका कस्टम है उसको कंजर्व करके रखा जा सके, जो भी उनकी वोकेशन है या फिर उनकी प्रॉपर्टीज है उसको किसी किसी तरीके से एक्सप्लॉइट ना करा जा सके। ठीक है। तो इसमें मूवमेंट में कुछ और केसेस क्या करे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि हेल्थ ग्राउंड पे भी हम किसी पर्सन का दूसरी जगह पे जाना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसका एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे एड्स, मान लो कोई इंसान है एड्स से अफेक्टेड है तो उसको रोक सकते हैं ना दूसरी जगहों पे ना जाए। और कितना अच्छा एग्जांपल था अपना कोविड 19 के केस में, वो होम आइसोलेशन वगैरह करा जाता था ना, किस लिए, किन रीजन पे, वो पब्लिक हेल्थ के रीजन पे ही तो करा गया था कि पब्लिक हेल्थ ठीक रहे। उसके लिए किसी पर्सन का मूवमेंट को हम रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है। अब फ्रीडम मूव कर रहा है वो यूं भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, और एक कंट्री के अंदर भी हो सकता है, और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब कंट्री से बाहर भी हो सकता है। तो जो कंट्री के अंदर का मूवमेंट है उसके साथ डील करता है आर्टिकल 19। और कंट्री के बाहर अगर मूव करना है तो फिर वो किसके अंदर आ जाएगा, आर्टिकल 21 के अंदर आ जाएगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है। अगला राइट कौन सा था, अगली फ्रीडम आपने को मिली थी, राइट फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, कि हर एक सिटीजन किसी भी टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी के किसी भी पार्ट में, इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके रुक सकता है। और वो रुकना कैसा हो सकता है, या तो उधर मतलब कुछ टेम्परेरीली रुकना हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है उधर परमानेंट सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है। ये किस लिए करा गया है, ताकि जो रिमूव कर सके इंटरनल बैरियर्स, मतलब यूं नहीं कि एक स्टेट का बंदा, एक स्टेट का कोई पर्सन है वो दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता, तीसरे स्टेट में नहीं जा सकता, मतलब इंडिया को एक अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स की तरह ना देखा जाए, उसको एक एज अ होल इंडिया एक यूनिट की तरह उसको कंसीडर करा जाए। तो इसलिए फ्रीली कहीं पे मूव कर सकते हैं, और मूव करने के बाद वहां पे रिसाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। टेम्परेरी रिसाइड करना या फिर परमानेंट रिसाइड करना, ये दोनों चीजें इसी के अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस के भी दो ग्राउंड है। पहला तो क्या, इंटरेस्ट वही वाले जो पीछे मूवमेंट में थे, किसके लिए, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के लिए। और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, कि किसी शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि वहां पे किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में जाके नहीं रहना है। ठीक है। और जनरल पब्लिक के लिए मान लो कोई वो बॉर्डर वाला एरिया, तो वहां पे तो परमिट चाहिए ना, कि वहां पे अगर किसी को जाके रहना है, उधर जमीन खरीदनी है, सेटल होना है, तो उस तरीके की चीजें भी रिस्ट्रिक्शंस डाली जा सकती हैं उन सब चीजों पे। ठीक है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सर्टेन एरियाज को बैन कर दिया कि वहां पे कुछ तरीके के पर्सन, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, अलग अलग टाइप के पर्सन्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो इसलिए इनके मूवमेंट को भी वो रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है। या फिर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसके मूवमेंट को, उसके रेजिडेंस को भी रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है। ठीक है। तो अगला अगला राइट एक और रहता है अपना, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। 6 राइट थे ना अपने 19 के अंदर, तो ये 5 हमने कवर कर लिया। अगला कह रहा है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या फिर बिजनेस, मतलब किसी तरीके का ट्रेड करना चाहता है, किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होना चाहता है, तो ये किसी भी सिटीजन के पास, सिटीजन कह रहा है ना, किसी भी सिटीजन के पास राइट है कि वो आराम से उसको परफॉर्म कर सकता है। पर उसके ऊपर भी क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी, वो किस बेस पे होंगी, देखो। एक तो मान लो कोई क्लिनिक खोलना चाह रहा है, अब खोल सकता है, सब सिटीजन्स फ्री है इस चीज के लिए, पर उसके लिए प्री कंडीशंस क्या होंगी, कुछ ना कुछ उसके पास जो प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी है वो कवर होनी चाहिए ना, तभी तो वो, अगर मान लो वो डॉक्टर है तो वो क्लिनिक खोल सकता है। तो इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। या फिर कोई ट्रेड बिजनेस ऐसा है
जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या फिर किसी तरीके की स्टेट मोनोपोली के अंदर आता है, तो फिर उस ट्रेड को भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ले तो मान लो कोई कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर ड्रग है, अफीम मान लो, उसका ट्रेड करना चाहता है, तो क्या उसको अलाउ होगा? मान लो कोई यूरेनियम में कह रहा है कि यूरेनियम के अंदर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो क्या उसको अलाउ करा जा सकता है? तो इस तरीके की चीजें अलाउड नहीं है। तो वो सब चीजें आएंगी स्टेट मोनोपोली। और जिन भी चीजों पे स्टेट की मोनोपोली है, ये स्टेट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उसको जस्टिफाई करे अपनी मोनोपोली को। ठीक है, तो ये सब अपना कवर होता है आज अपना आर्टिकल 19, जिसके अंदर हमने अलग अलग अपनी फ्रीडम राइट देखे कि क्या क्या राइट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं और क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब किन ग्राउंड्स पे इन राइट्स को, जो ये फ्रीडम दी गई है, इनको हम रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने कवर करी। और देखो इधर एक टेबल बना रखी है, मैं थोड़ा जूम करती हूँ इसको। ये रही। इसमें अलग अलग तो राइट को कवर कर रखा, 6 राइट थे, ये 6 के 6 राइट इधर दे रखे हैं। 6 राइट दे के और क्या कर रखा है, अलग अलग राइट देके वो कर रखा है। ये 7 इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे प्रॉपर्टी का दे रखा है, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट को। ठीक है, तो इसका जिक्र नहीं है, बाकी अपने 6 ही रह गए। तो ये राइट दे रखे हैं, इनके अंदर क्या क्या है, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, आर्टिकल 19(1) क्लोज ए के अंदर आएगा। और उसी के साथ साथ इनके रिस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड दे रखे हैं। तो इसी में ज्यादा ग्राउंड से कि किन किन बेस पे इस, जो भी अपने को ये राइट मिल रखा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है। तो वो देखे थे ना, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इस तरीके की चीजें अगर होती हैं तो फिर इस राइट पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं। ऐसे ही सारे राइट्स को कवर कर रखा है। यहाँ पे कर रखा है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो इसके ऊपर भी कुछ दे रखे ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की, अगर वो चीज जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ना, मान लो कोई अफीम का या फिर यूरेनियम का ट्रेड करना चाहता है, तो क्या वो होगा जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में? वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसी चीजों पे स्टेट अपनी मोनोपोली कर सकती है। तो फिर वहां पे ये किसी तरीके का ट्रेड करने की इन इन पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो ये सब अपना आर्टिकल 19 अपना पूरा होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, कल अपना कवर करेंगे आर्टिकल 20। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है इसमें तो कमेंट सेक्शन में डाल दे, मैं कोशिश करूंगी उसको सोल्व करने की। पर मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से जितने भी मेन मेन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पॉइंट्स हैं उन सब को कवर करूँ। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।